नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि भारत में विशेषकर हिंदुओं के सामने हमारे मंदिरों की स्वतंत्रता और एक हलाल इकोनॉमी का विरोध, ये एक बहुत बड़े दो विषय हैं और इन दोनों बड़े विषयों पर काम कर रहे हैं श्रीयुत रमेश शिंदे जी। आज हम श्रीयुत रमेश शिंदे जी से बातचीत करेंगे इन दोनों विषयों के बारे में। आपका स्वागत है रमेश जी। जी नमस्कार है। अभी अभी आपकी एक पुस्तक आई है हलाल इकोनॉमी के बारे में, तो मैं जी चाहूँगा आप उस पुस्तक को कृपया प्रदर्शित कर दें जिससे हमारे दर्शक को जान जाए कि आपकी ये जो पुस्तक है वो कितनी उपयोगी है। जी ये ये पुस्तक हलाल जिहाद इस नाम से पुस्तक है। यहाँ पर से शायद बेटर व्यू होगा उसका। तो थोड़ा थोड़ा सीधा कर दें, सीधा जी कर देंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हलाल जिहाद नाम से पुस्तक है। रमेश शिंदे जी की ये पुस्तक जो है इसका विमोचन कई स्थानों पर हो रहा है और आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे और रमेश शिंदे जी के जो मंदिर मुक्ति का जो आंदोलन है उसके बारे में भी बात करेंगे। रमेश जी, अभी आप हैदराबाद में इस पुस्तक का विमोचन करने गए थे जी और हैदराबाद में इस पुस्तक के विमोचन पर एक प्रकार से बैन लगा दिए गए, क्या कारण जी थे? देखिए, अब हैदराबाद की सरकार क्यों डर गई इस पुस्तक से, ये तो अब प्रश्न ही है सबके सामने। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस पुस्तक का विमोचन मराठी भाषा में सावरकर स्मारक में हो चुका है, जहां पर सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं। दिल्ली में इसका इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हिंदी एडिशन का विमोचन हुआ, हुबली में कन्नड़ का हुआ और बैंगलोर में अंग्रेजी बुक का विमोचन हुआ। और ये 4 भाषाओं में उपलब्ध है और इसको इतना बड़ा प्रतिसाद है कि ये 2 माह पहले ये पब्लिश हुई पुस्तक जो है, आज हमने 78,000 कॉपीज उसकी सेल की है। तो 2 माह में 78,000 कॉपीज सेल होना मतलब ये एक बहुत बड़ा हमें भी उसका रिस्पांस मिल रहा है हिंदू समाज की ओर से। और जब ये इतना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, कहीं पर दंगा नहीं हुआ है, कहीं पर कोई आवाज नहीं है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, और ऐसे रहते हुए तेलंगाना की सरकार ने इस पुस्तक के विमोचन का, तेलुगु एडिशन का वहां पर विमोचन होने वाला था और तेलुगु एडिशन के विमोचन को उन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि भारत में जहां पर हर बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, जब वंदे मातरम थिएटर में कहना या नहीं कहना उसमें सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते तब कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब भारत की सुरक्षा के बारे में और एक फाइनेंस इकोनॉमी के बारे में पुस्तक लिखी जा रही है, तो उसके बारे में उसका विमोचन होने से पुलिस जो है उसको मना कर देती है या दबाव लाती है जिनका ऑडिटोरियम था उनके ऊपर कि आप इस प्रोग्राम को नहीं होने के लिए देना है। तो यह बहुत बड़ा एक मतलब हम कहेंगे कि संवैधानिक रूप से और हिंदुओं मेजोरिटी के दोनों दृष्टिकोण से यह बहुत ही भयंकर है कि हमें अपनी बात भी रखने के लिए यदि मना किया जा रहा है तो यह बहुत भयंकर चीज है। जी, लेकिन इससे कोई जिन्होंने भी इसको रोका और पुलिस के माध्यम से रोका, जैसा बताया जा रहा है कि वैसे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं थे आपको रोकने के, लेकिन उन्होंने जो ऑडिटोरियम था, जो ऑडिटोरियम के जो प्रशासक थे उनके ऊपर इतना दबाव डाला कि उन्होंने आपको ऑडिटोरियम देने से मना कर दिया। क्या ये बात सत्य है? जी एकदम एकदम। ऑडिटोरियम वालों से हमें जबकि ऑडिटोरियम पहले तय हुआ था, पुलिस को भी हमने इंटीमेशन किया था उस पुस्तक के बारे में, लेकिन ना पुलिस ने, जब हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें सख्त ऊपर से आदेश है कि ये प्रोग्राम नहीं होने के लिए देना है और मैं आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता हूँ इसके बारे में। तो हमने कहा कि लेकिन रिटर्न में आप नहीं दे सकते हैं जब हमने आपको बताया है कि ये हमारा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यह है कि उस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि थे जिनके हाथों से ये पुस्तक का विमोचन होने वाला था, वो आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ सेक्रेटरी एलवी सुब्रमण्यम जी, जिनका नाम मंदिरों की आंदोलन के बारे में बहुत सम्मान से लिया जाता है और
बहुत अच्छे एक आईएएस स्ट्रीम के व्यक्ति है, कम्युनल बात तो कुछ करेंगे नहीं, और दूसरे तो खुद तेलंगाना के एक्स डीजीपी शंकर प्रसाद जी। अब दोनों भी कानून जानने वाले, दोनों भी भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो जानकार है, उसमें काम किया है जिन्होंने, तो वो रहते हुए भी सरकार को इस पुस्तक का विमोचन होने में समस्या है और डर लगता है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और फिर हम रुक नहीं सकते, ये जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑडिटोरियम वाले के ऊपर प्रेशर डालना चालू कर दिया। और ये जो ऑडिटोरियम वाले के ऊपर प्रेशर उन्होंने लाया, तो अंतिमतः ऑडिटोरियम वाला क्या कर सकता है, उसने हमें नोटिस भेज दिया कि भाई पुलिस प्रेशर के कारण से मैं आपको ऑडिटोरियम नहीं दे सकता हूँ, और फिर हमें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। ऐसा इस पुस्तक में क्या है? आप इस पुस्तक के जो जी। पुस्तक में जो आपने लिखा है, ये पुस्तक में जिन विषयों को आपने इंगित किया है, कृपया उनके बारे में जी। बताएं जिससे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। जी। इस पुस्तक में ये कोई रिलीजियस या धार्मिक जिसको हम मजहबी कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बारे में वैसे देखा जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हलाल शब्द जो है, तो हलाल की व्याख्या की गई है, जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ने जो जिसको स्पष्ट किया है कि हलाल का अर्थ मतलब क्या होता है, हराम का अर्थ मतलब क्या होता है, और इस हलाल शब्द के अंदर कैसे कंज्यूमर राइट्स को ला करके कि मुसलमान को कोई चीज परचेस करनी है तो वो चीज हलाल होनी चाहिए, इसके द्वारा मलेशिया में कॉन्फ्रेंस की गई, और उसके द्वारा एक हलाल इकोनॉमी 2013 में चालू की गई। तो हलाल शब्द तो बहुत पहले से है, उसका कोई किसी को विरोध भी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जबकि भारत में एफएसएसआई, एफडीए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके सर्टिफिकेट जब सरकार के होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे प्रयास किया गया कि एक सर्टिफिकेट जो प्राइवेट है, जो जमीयत उलेमा हिंद देगा, वो सुपर सर्टिफिकेट हो गया। यानी एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है वो ना तो मुस्लिम देशों में स्वीकारा जाएगा, ना उसे कोई मुस्लिम परचेस करेगा। तो एक तरीके से ये एक आर्थिक स्वरूप से आक्रमण था, और ये सर्टिफिकेट देने के लिए जमीयत उलेमा हिंद पर ईयर 60,000 रुपीज आपसे कलेक्ट करेगी। और इस साल उन्होंने उसको उस कानून को अमेंड कर दिया। इस साल उन्होंने एक नई प्रोविजन उसके अंदर डाली कि आपको हलाल सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसके अंदर कोई चीज जो हराम है, गोमूत्र है, या आप उसके अंदर कोई चीज सुअर का जो प्रिजर्वेटिव होता है, इमल्सिफायर्स होते हैं, तो वो कोई मिला ना सके, इसके लिए आपको 2 मुसलमानों को आपके फैक्ट्री में अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ हलाल इंस्पेक्टर। तो हमने कहा ये कहां से बात आ गई, जब भारत सेक्युलर है। अब हम वास्तविकता में देखते हैं कि कल भी एक घटना सामने आ गई कि हिंदुओं की शादी में रोटियां बनाते समय थूक रहे उसके अंदर। तो ये थूकने की प्रथा वो लोग ला रहे हैं, और जो हिंदू समाज है उसके ऊपर ही अविश्वास दिखाते हुए बता रहे हैं कि नहीं, आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, साथ में 2 मुसलमानों को हलाल इंस्पेक्टर करके वहां पर रखना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट भारत सरकार के एफएसएसआई के द्वारा जांच करके 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये कहा जाता है, तो उस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है? जैसे अभी ये मेरे पास उदाहरण के रूप में ये पापड़ है, ये मदुराई में बनने वाला एसएनआर अप्पलम, मतलब पापड़ है, साउथ में उसको अप्पलम कहा जाता है। अब ये जो है, अब इस पापड़ में तो कोई मांस की कोई बात नहीं हो सकती है, या पापड़ में तो कोई नॉन, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हलाल सर्टिफिकेट इसके ऊपर। तो ये जो चीजें हैं कि पापड़ से लेकर के भारत में बेची जाने वाली इतनी सारी चीजों के ऊपर, अब ये जो है ये कसूरी मेथी है, भारत सरकार ने इसको यहाँ पर ग्रीन डॉट देकर के कहा है कि ये 100% वेजिटेरियन है। अब कसूरी मेथी में तो सुअर का मांस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो हलाल सर्टिफिकेट, यहाँ पर एफएसएसआई और हलाल सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगाया गया है। तो ये जो चीज है कि इस प्रकार से हलाल सर्टिफिकेट जो है, तो ये सामान्य आम जीवन में जो लगने वाली चीजें हैं, तो भारत का व्यापारी एक बार एफएसएसआई से सर्टिफिकेट ले ले, एफडीए से सर्टिफिकेट ले ले, और फिर ये मौलाना आ जाएंगे, नहीं हम उसके अंदर जांच करेंगे कि भाई हम सुपर साइंटिफिक लोग हैं, और हम उसके अंदर सुअर का मांस है या नहीं, प्रिजर्वेटिव है या नहीं, इमल्सिफायर्स है या नहीं, ये जांच करेंगे। तो ये तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, और यही बात हमने इस पुस्तक के अंदर लिखी है कि इसको कोई रिलीजियस चीज नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक को हलाल कहा गया है। आज भारत में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स केरल में बन रहा है, वो हलाल सर्टिफाइड है।
mingle.com, ये डेटिंग वेबसाइट है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। अब डेटिंग वेबसाइट कहां से हलाल सर्टिफाई हो गई भाई, इसके बारे में तो हमें प्रश्न ही है। जब आप कह रहे 1400 साल पुराना हमारा कुरान है, जो फाइनल हमारा बुक है, अब डेटिंग वेबसाइट को वो कहां से सर्टिफाई कर सकता है उसके अंदर? तो ये कोई रिलीजियस बात है ही नहीं, ये इकोनॉमी है और उसको डेवलप करना चाहते हैं वो। तो इसके द्वारा जो आज ये पैसा जमीयत उलेमा हिंद इकट्ठा कर रहा है, आज उनके डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही जमीयत उलेमा हिंद करीब करीब भारत में पकड़े गए 700 टेररिस्ट के केस लड़ रहा है या उनको लीगल असिस्टेंस दे रहा है। तो ये हलाल का पैसा यदि किसी आतंकवादी को छुड़ाने के लिए या उसका केस लड़ने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये देश के विरुद्ध ही षड्यंत्र होना चाहिए। और इसी बात पर हमने इस पुस्तक को लिखा है कि कैसे ये षड्यंत्र के रूप में चल रहा है। जिस सर्टिफिकेशन को भारत सरकार की कोई मान्यता नहीं, वो सर्टिफिकेट चालू है। जिस सर्टिफिकेट को पहले कहा गया एक्सपोर्ट के लिए, वो सारे प्रोडक्ट भारत में बेचे जा रहे हैं। आज हल्दीराम से लेकर के आशीर्वाद का आटा और सब हलाल सर्टिफाई हो चुके हैं। तो ये चीजें कैसे धीरे धीरे इसको एक्सपांड किया जा रहा है, इसके बारे में और उसकी भयंकरता क्या है, भयानकता क्या है, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। ऐसी जानकारी है कि अब कुछ राज्य सरकारों की ओर से इन सर्टिफिकेट्स को, ये जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं प्राइवेट पार्टी जमीयत उलेमा हिंद द्वारा, और उसके अतिरिक्त और भी मुझे ज्ञात हुआ है कि और भी इसमें कूद गए हैं कुछ, और इनमें आपस में कंपटीशन भी हो गया है। तो ये इन सर्टिफिकेट्स की मान्यता को रद्द करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कोई बिल लाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, ऐसी जानकारी है? जी, आज ही कर्नाटक स्टेट असेंबली आज चालू हो गई है और सुबह से ही सभी न्यूज आ रही है। तो कर्नाटक सरकार इस प्रकार से एक बिल ला रही है और ये बिल जो है वो एफएसएसआई का जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट है। अब उसको कहा जा रहा है कि एंटी हलाल बिल है, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर जो है एंटी हलाल बिल में कुछ जो प्रावधान उन्होंने रखे हैं, ये प्रावधान ये है कि भारत में एक प्राइवेट अथॉरिटी को सर्टिफिकेट देने की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट हमारा सरकार के यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आ जाता है। तो कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी अब सर्टिफिकेट देना चालू करेगी, तो कोई कह रहा है कि 60,000 में ले लो, कोई कह रहा है 50,000 में ले लो, कोई कह रहा है इतने में ले लो, फिर हम ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे। लेकिन ये सारी तो प्राइवेट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है। तो उसलिए उस बिल के अंदर ये एक प्रावधान है कि भारत में इस प्रकार से यदि कोई भी या धार्मिक संस्था हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो कि जो प्राइवेट सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रही है, तो उसको कानून से प्रतिबंध किया जाएगा और उसको 10 लाख तक का फाइन, यदि उसने सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया, चालू रखा, तो उसे 10 लाख रुपए तक का फाइन किया जाएगा। तो इस प्रकार से उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स है और भी कुछ अमेंडमेंट्स है कि जो उस बिल के प्रावधान में होने की संभावना है, जहां पर चर्चाएं हुई है कि इस बिल में एक तो ये स्पष्ट किया गया है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हो। भारत में एफएसएसआई का सर्टिफिकेट यदि सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ये सर्टिफिकेट जो है वो भारत में लागू ना हो। ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन की जो आज जबरदस्ती की जा रही है, तो वो उसमें लागू ना हो। और जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या डीमार्ट जैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो वहां पर ये जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है उनके लिए अलग शेल्फ बनाए जाए, अलग उसके लिए एक विभाग चालू किया जाए कि जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है वो वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम मुसलमानों को हलाल मिलना चाहिए, इसके बारे में हमने उसके अंदर कुछ कहा ही नहीं है। हमारा कहना यह है कि जो 2% ग्राहक जिनके मैकडोनाल्ड के मुसलमान हैं, वो 100% हलाल सर्टिफाइड चीजें बेच करके जो आज सभी के ऊपर ये जबरदस्ती कर रहा है। जैसे हमारे सिख बंधु है और सिखों की राहत मर्यादा में यह बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि कोई भी सिख कुथा मांस अर्थात हलाल मीट नहीं खा सकता है। तो ये जो वो भी माइनॉरिटी है, उनके भी धर्म का आदर होना चाहिए। तो ये जो जबरदस्ती की जा रही है आज हलाल सर्टिफिकेट की, तो ये बंद हो, इस दृष्टिकोण से उस कानून में कुछ प्रावधान है। तो ये जहाँ तक इसकी बात होती है हलाल की, तो इनके धर्म ग्रंथों में भी ये हलाल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो तो केवल जहाँ तक मेरी जानकारी है,
वो केवल पशुओं के मांस के लिए होता है। तो इसको जो ये एकदम। है, ये सारे प्रोडक्ट्स पे किस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं? जी। अ, वैसे देखा जाए तो जो आपने कहा वो 100% सही है कि कुरान में जितने भी बार हलाल शब्द आया है वो सिर्फ मांस के बारे में ही आया है, और अन्य किसी चीज के बारे में हलाल सर्टिफिकेट का उल्लेख भी नहीं आता है। और ये जो लागू कर देते हैं, तो इसका एक उदाहरण के रूप में यदि हम देखेंगे तो जैसे 1905 में लाउड स्पीकर मार्केट में आया, तो सबसे पहले इन मौलानाओं ने डिसाइड किया कि लाउड स्पीकर को हराम कहे या हलाल कहे। तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं, लाउड स्पीकर जो होता है तो ये एक मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया यंत्र है, और हमारा कुरान तो बहुत पाक है, पवित्र है, तो हम उसकी आयतें एक यंत्र के द्वारा कैसे बोल सकते हैं। तो शुरुआत में 1905 में उन्होंने कहा कि नहीं, लाउड स्पीकर जो है वो इस्लाम के दृष्टिकोण से हराम है, तो पहले वो हराम था। 1938 में जब उन्होंने देखा कि बाकी सभी धर्म के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारी आवाज जो है ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो आज से लाउड स्पीकर जो है वो हलाल है। अब इसके अंदर ना कोई साइंटिफिक रीजन है, ना कोई रिलीजियस रीजन है, ना मजहब में कुछ लिखा हुआ बताया गया है, कोई सपोर्ट में कोई आयत बताई गई है। ये तो वही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम है। तो इसी का उपयोग करते हुए आज इस इकोनॉमी के द्वारा वो एक प्रयास कर रहे हैं कि जो जितनी भी सारी चीजें आज उनके पास है, तो उन सबको वो हलाल डिक्लेयर करने के दृष्टिकोण से वो उनकी काउंसिल डिसाइड कर रही है। तो मूलतः तो ये मांस के बारे में था। तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि जैसे चीनी जो बनती है तो उसका ब्राउन शुगर से व्हाइटनेस जो आता है, जिसके अंदर कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं, उसके अंदर सुअर की बोन पाउडर का उपयोग हो सकता है, इसके लिए शुगर को हमें हलाल सर्टिफाई करना है। फिर बाद में आ गया शुगर का उपयोग आइसक्रीम में होता है, इसके लिए आइसक्रीम को हलाल सर्टिफाई करना है। तो धीरे धीरे करते हुए उन्होंने अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाना चालू कर दिया, और आज अस्पताल से लेकर के हलाल टूरिज्म चालू किया। अब ये टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसी प्रकार से उन्होंने लाया है कि एक मुसलमान कौन से होटल में रहता है, किसके होटल में रहता है, और वहां पर खाना कौन सा खाता है, वहां पर सुविधाएं कौन सी उसे होती है। तो इस दृष्टिकोण से उसका यदि वो किसी हिंदू या क्रिश्चियन के होटल में रहता है तो फिर, या उसके यहाँ खाना खाता है, तो उसका टूरिज्म हराम है। तो इसलिए आपको हलाल टूरिज्म में आना होगा, और ये हलाल टूरिज्म का बिजनेस वैसे पार्टनर तो मास्टर कार्ड है। टूरिज्म ही हराम होना चाहिए इस्लाम में तो। इस्लाम में तो इजाज़त ही नहीं है कहीं घूमने-वूमने जाने की। यानी कि किसी भी प्रकार का एन्जॉयमेंट करने की, किसी प्रकार का भी जी। जिसको कहते हैं कि अल्लाह के अलावा और किसी चीज़ के सोचने की उसमें इजाज़त नहीं है, जी। तो ये टूरिज्म कहाँ से आ गया? तो टूरिज्म एज़ इट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट हराम है। जी। जी। तो टूरिज्म हलाल हराम है, लेकिन आज टूरिज्म को हलाल, सिर्फ हलाल सर्टिफाई नहीं, टूरिज्म का उन्होंने एक प्रयास ये किया कि मास्टर कार्ड के साथ उन्होंने टाई अप कर दिया। यदि आप हलाल टूरिज्म में जाते हैं तो मास्टर कार्ड आपको 10% डिस्काउंट देता है। ये उन्होंने यहाँ तक गए। अभी इस साल 14 अगस्त 2022 को उन्होंने हलाल क्रूज चालू किए। तो ये एक-एक सिस्टम में वो अपनी व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, और प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे हम हर एक चीज को नियंत्रण कर सके, कैसे हर एक चीज के ऊपर हम नियंत्रण ला पाए। तो बेसिकली तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलीजियस तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, या उसके अंदर कहीं कुछ लिखा हुआ भी वो दिखाते नहीं है। अब क्रूज सिस्टम कहाँ से 1400 साल पहले हो सकता है, कुरान में कहाँ मेंशन हो सकता है, लेकिन सर्टिफाई तो कर रहे हैं इस चीज को। और इसमें आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ मौलाना, साउथ अफ्रीका के शेख बेवली, और जापान के ताज हार्गी, इमाम ताज हार्गी, इन्होंने हलाल सर्टिफिकेट को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये जो व्यापार जो चल रहा है पैसा कमाने का, इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर करके उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो चीज कुरान में लिखी नहीं है उसका सर्टिफिकेट देने की अनुमति आपको किसने दी है। ये जमीयत उलेमा हिंद को ये सारी अनुमतियां किसने दी है, और उसके बारे में वो बहुत ही उन्होंने कड़े सवाल पूछे हैं। उन सवालों का कोई उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ पैसा जमा करना है तो पैसा जमा करने के दृष्टिकोण से हलाल सर्टिफिकेट चालू है। क्या आपने इसके विरोध में कोई कानूनी सलाह भी ली है? जी। इसके बारे में हमारी लीगल टीम काम कर रही है, जो इसके अंदर के 4-5 सेक्टर्स पर हम काम कर रहे हैं। तो
सबसे पहले तो इसके अंदर एक बात आती है कि हलाल सिर्फ मुसलमान कर सकता है। ये सबसे पहले प्रावधान होता है कि हलाल करने की अनुमति मुसलमान के सिवा अन्य किसी को नहीं है, और अन्य किसी धर्म का व्यक्ति करता है तो उसे हलाल नहीं माना जाएगा। इसका परिणाम ये हो रहा है, जैसे मैकडोनाल्ड हलाल सर्टिफाइड है, तो मैकडोनाल्ड का सप्लायर अपने आप ही मुसलमान बन जाता है। मेरे प्रोग्राम में जो रेनेसांस मुंबई का होटल है, उसके सप्लायर आए थे। उन्होंने कहा था उनका हर महीने 36 लाख रुपीज का चिकन रेनेसांस होटल को सप्लाई होता था। तो रेनेसांस होटल ने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया, तो उनको कहा कि सबसे पहले आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और जो अपने कर्मचारी जो हिंदू रखे उनको सबको निकाल करके मुसलमान को रखना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान के सिवा कोई हलाल कर ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए और हलाल सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। लेकिन ये परिणाम तो ये हुआ कि उनका बिजनेस तो चला गया 36 लाख रुपीज का। तो इस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, आज भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री का भारत के बजट में देखते हैं तो 2,50,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री है। इतना बड़ा इंडस्ट्री जो है उसको हलाल के नाम पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जो हमारे समाज में खाटिक समाज के जो व्यक्ति होते हैं, या सोनकर समाज के जो व्यक्ति है कि जिनका वंशों से ये व्यवसाय है कि जो मांस बेचने का, तो वो किसी बिजनेस में रह ही नहीं सकते हैं। सारे एम्प्लॉयर्स जो है या सारे एम्प्लॉइज जो है, वो सारे के सारे मुसलमान इसके कारण से, हलाल के कारण से हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऐसे है कि भारत का जो एक हमारा दलित बंधु है उसको बेरोजगार करने का षड्यंत्र है। इस लेवल पर एक विचार इसमें चल रहा है। दूसरा ये है कि जैसे हल्दीराम जैसे जो उत्पादक ये तो है, जो SC ST एक्ट में भी एट्रोसिटीज के अंतर आ जाएगा। एकदम एकदम 100% ये एट्रोसिटी एक्ट में ही आता है। और इसके अंदर 2021 में जो अमेंडमेंट एट्रोसिटी एक्ट में हुई है कि फाइनेंशियल बाइकॉट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उसके अंदर ये आता है। और उसके बारे में भी हमारी खाटिक समाज के जो बंधु है उनके साथ, उनके संगठनों के साथ चर्चाएं चल रही है कि हम इस प्रावधान को लेकर के कैसे हम काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रावधान आज सामने आया है। वैसे ही दूसरा ये है कि जैसे हल्दीराम जैसे जो हलाल सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो जो करोड़ों रुपया इस हलाल सर्टिफिकेट को दे रहे हैं, तो उसके उसका वसूलने के लिए तो वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो हलाल आवश्यक मुसलमान के लिए है, हलाल सर्टिफिकेट मुस्लिम संस्था दे रहा है, पैसा मुस्लिम संस्था ले रहा है, और हलाल सर्टिफिकेट का पैसा बाकी पूरा समाज भर रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि ये हलाल सर्टिफिकेट के शेल्फ अलग होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अलग होनी चाहिए, और उनके प्रोडक्ट के प्राइस भी अलग होने चाहिए। हम उसकी भरपाई क्यों करें? इस दृष्टिकोण से एक प्रयास है। तीसरा प्रयास यही है कि जो अब उस बिल में है कि एक प्राइवेट अथॉरिटी को सर्टिफाई करने की अनुमति किसने दी है। तो ये एक तीसरा ये है। चौथा अभी हमें आंसर नहीं मिला है, लेकिन जितने गवर्नमेंट स्लॉटर हाउसेस है, जैसे कर्नाटका स्टेट में हमें इनसाइड से जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो वहां पर गवर्नमेंट स्लॉटर हाउस में उन्होंने हलाल सर्टिफाई करने के लिए सभी जो कर्मचारी है सभी को मुसलमान वहां पर रखा है उन्होंने। तो इसकी अभी ऑफिशियल हमें आरटीआई में आंसर नहीं मिला है, लेकिन इस दृष्टिकोण से यदि वहां पर हो रहा है तो फिर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो बाकी जगह पर रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? तो ऐसे कुछ एंगल्स पर इस सर्टिफिकेट के बारे में काम चल रहा है। तो लीगल लेवल पर भी कुछ मुद्दों को लेकर के हम प्रयास करेंगे कि जिसके अंदर ये एक जबरदस्ती या फोर्सफुल जो आज हलाल सर्टिफिकेट सबके ऊपर लादा जा रहा है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक प्रयास किया जाएगा। एक उदाहरण मैंने सिख बंधुओं का बताया जो माइनॉरिटी के अंदर भी आते हैं, और जब उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कोई भी सिख या कोई भी सरदार जी हलाल नहीं खा सकता है, तो बाकी जितनी सारी संस्थाएं, आज हमारा पार्लियामेंट का यदि उदाहरण लेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर भी इंडियन रेलवेज मांस सप्लाई करती थी या मीट सप्लाई करती थी, और इंडियन रेलवेज तो पहले हलाल सर्टिफाई थी। अब उन्होंने 2-4 चैनल को कहा है कि अब हम हलाल लेते नहीं है, लेकिन ऑफिशियल आंसर तो कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी तक, जो आरटीआई हमने की है उसके बाद। तो ये जो लेजिस्लेशन ला रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, ये केवल कर्नाटक में ही ला रहे हैं या कि पार्लियामेंट में भी इसकी कोई चर्चा है? जी,
आज तो ये कानून कर्नाटक में लागू होगा या वहां पर लाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी हमें केंद्र सरकार के भी कुछ प्रतिनिधियों द्वारा मतलब पूछा गया है कि क्या आप ऐसे कुछ ड्राफ्ट जो है वो हमें दे सकते हैं क्या, कि जिसके द्वारा हम केंद्र में भी इसको लेकर के आ सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमारी चर्चाएं चल रही है। तो अब पहले यदि इस ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ तय होता है वहां पर, तो निश्चित है, क्योंकि अल्टीमेटली एफएसएसआई का एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है, तो एफएसएसआई के एक्ट में पूरे देश में बदलाव करना है तो वो केंद्र में ही करना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी एक प्रयास हमारा चल रहा है कि यदि ये एक्ट जो है वो सेंटर में आ जाए तो फिर सभी राज्यों को उसको लागू करना पड़ेगा। जी, जी, वो संभवतः वो कंकरेंट लिस्ट में है, इसीलिए स्टेट में अगर लागू भी करेंगे तो उसके लिए फिर जी प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजना पड़ेगा केंद्र के जी पास। जी जी। साथ ही रमेश जी, आप मंदिर मुक्ति के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, तो मंदिर जी मुक्ति के आंदोलन में अभी क्या चल रहा है, विशेषकर महाराष्ट्र में जहां आपका विशेष जी। जो आपका केंद्र है आपके आंदोलन का? अ, महाराष्ट्र के बारे में यदि हम कहेंगे तो महाराष्ट्र में जो मंदिरों के संदर्भ में आज जो परिस्थिति है, तो अन्य राज्यों से थोड़ी सी अलग परिस्थिति महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने 2004 में एक 15th लॉ कमीशन को ला करके कहा था कि महाराष्ट्र के 4,26,000 टेम्पल जो है सभी को गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी और सभी का जो मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन उस समय पे हमारे आंदोलन के कारण हो या बाकी सभी हिंदू संगठनों का उसका जो समर्थन उसमें मिला, सभी साधु संत वहां पर आ गए, तो उसके कारण से वो सारे मंदिर टेक ओवर नहीं कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मंदिरों को धीरे-धीरे करते हुए टेक ओवर करना चालू कर दिया। जैसे पंढरपुर का मंदिर जो है वो टेक ओवर हो गया। फिर शिरडी का टेक ओवर हो गया, सिद्धिविनायक का मंदिर टेक ओवर हो गया, और फिर जो बाकी वेस्टर्न महाराष्ट्र जो टेम्पल कमिटी जो है, जिसके अंदर करीब-करीब 1300 टेम्पल्स आते हैं, तो ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और उसके अंदर तुळजा भवानी का टेम्पल आता है, महालक्ष्मी का टेम्पल आता है, ज्योतिबा का टेम्पल आता है, तो उसके द्वारा कुछ टेम्पल्स उन्होंने सीधे ही कंट्रोल करना चालू कर दिए। तो इस प्रकार से कुछ मंदिरों के बारे में उन्होंने किया। इसमें उन्होंने एक अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो हुआ वो पिछले बार फडणवीस जी की सरकार जब थी तो उन्होंने शनि भगवान जी का जो एकमात्र मंदिर है उसको भी उन्होंने वहां पर टेक ओवर कर लिया। तो इन मंदिरों के टेक ओवर में वैसे देखा जाए तो पंढरपुर छोड़कर के अन्य किसी जगह पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब ऐसे पंढरपुर के बारे में ही वहां पर विवाद था कि वहां पर जो पुजारियों की कमेटी थी उनकी और वहां पर जो आने वाले भाविक है जिनको वारकरी सेक्ट कहा जाता है, उनके बीच में कुछ अनबन हुई थी और वारकरी सेक्ट ने सरकार को कहा था कि आप इस मंदिर को टेक ओवर कर लीजिए। ये एकमात्र उदाहरण है उस मंदिर का। लेकिन उसे यदि हम छोड़ देते हैं तो किसी मंदिर के बारे में जब उन्होंने देखा कि इस मंदिर को टेक ओवर करने के बाद भी कोई विरोध नहीं हुआ या मतलब लोगों ने कहीं पर इसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं किया, तो धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ कारण दे करके उन्होंने कहा, शिरडी के बारे में कहा हमारे पास बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हम उसको टेक ओवर करेंगे। या सिद्धिविनायक के बारे में उन्होंने ऐसे अलग ही कुछ कारण दे दिए कि वहां पर जिस परिवार ने उस मंदिर को बनाया था और जो ट्रस्टीज बने थे उनके बीच में झगड़ा है, तो आप वो विवाद सॉल्व कर सकते हैं ना, चैरिटी कमिश्नर उसी के लिए बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मंदिर को टेक ओवर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रास्ते के किनारे पर बने हुए छोटे मंदिर है या जो जिनकी तरफ ध्यान नहीं है सरकार का, जहाँ लोग नहीं जाते हैं, उन मंदिरों के बारे में तो सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ से वो पावन खिंड जहाँ पर है, जहाँ पर बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान हुआ, तो वहां पर विशालगढ़ के ऊपर भगवान गणेश जी का मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है, पूरी तरीके से मंदिर गिर गया और वो मूर्ति जो है वो वहाँ पर उसको कुछ वहाँ पर मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए। तो ये सब कुछ होने के बाद वहाँ पर
सभी हिंदुओं ने मिलकर के, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उसके ऊपर शेड बनाया। तो उनके ऊपर गुनाह दर्ज किया कि आपने यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी साइट है उसके अंदर आकर के आपने चेंजेस कैसे कर दिए। तो मंदिर गिर रहे उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसको टेक ओवर करने की बात आप नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर धन ज्यादा आ रहा है, जहां पर पैसे ज्यादा आ रहे हैं, जहां पर इजी सोर्स आपको मिल रहा है, तो उन मंदिरों को मात्र टेक ओवर कर रहे हैं और उनका पैसा जो है वो अपने यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे शिरडी संस्थान है तो वहां पर एक डैम है जिसको नीलवंडे डैम ये कहा जाता है। ये डैम, ये इसी प्रकार से पॉलिटिशियंस के विवाद में उसका काम ही नहीं हो रहा था और उस डैम का जो बजट है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो सरकार ने ये कहा कि शिरडी संस्थान के 500 करोड़ रुपया हम लेकर के उस डैम के प्रोजेक्ट में लगाएंगे और उस डैम को हम पूरा करेंगे। तो हमने ये पूछा ये कहाँ से प्रावधान आप लेकर के आए, और उसके अंदर भी उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा पैसा विदाउट इंटरेस्ट होगा। तो हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया। हमने कहा कि सरकार एक तो मंदिर का पैसा ले रही है, वो कब वापस करेगी पीरियड उसके अंदर लिखा नहीं है। वो पैसा इतना 500 करोड़ रुपया ले रही है, उससे मंदिर को क्या लाभ होगा, क्योंकि कह रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट ये सारा पैसा होगा। तो इसको जब हमने चैलेंज किया तो उसको कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रकार से मंदिर का पैसा नहीं ले सकते हैं। आज शिरडी का यदि हम उदाहरण देखेंगे तो नासिक में एक कुंभ होता है, जैसे हमारे 4 जो महाकुंभ होते हैं पूरे देश में, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और जी चौथा हाँ होता जी। है वो नासिक में होता है। तो इस नासिक के कुंभ के लिए उन्होंने शिरडी संस्थान से उन्होंने प्रावधान किए। वो प्रावधान उनको जब करने चाहिए थे, ये कुंभ हुआ 2014 में, और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो मटेरियल जो कुंभ के लिए डिमांड किया था वो 2016 में उनके पास आ गया। अब 2 साल बाद आपको वो मटेरियल मिल करके क्या करने वाले हैं। उसके अंदर जो रोप था कि जिसके अंदर नदी में कोई बह करके जा रहा है तो उसको रोकने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का रोप लगता है। वो रोप जो है उसका मार्केट वैल्यू 6,000 रुपया है और उन्होंने उसके अंदर टेंडर में डाल दिया 90,000 रुपया। तो इस प्रकार से जो लूट मची है इन संस्थानों में, ये प्रतिभा ताई पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो वो दर्शन के लिए आई शिरडी संस्थान में, और उसमें उन्होंने कहा कि उनके दर्शन का जो 84 लाख रुपए खर्चा है वो सारा का सारा शिरडी संस्थान ने देना चाहिए। तो हमने कहा ऐसे किसी कौन से भक्त का खर्चा सरकार दे रही है या मंदिर संस्थान दे रहा है, बाकी तो गरीब भक्त आ रहे हैं अपना खर्चा कर करके, और राष्ट्रपति को वहां पर दर्शन के लिए आना है तो उन्होंने अपने खर्च से आना चाहिए, सरकार ने उसके बारे में देखना चाहिए। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं कि जो शिरडी संस्थान के बारे में सामने आए। कुछ मुद्दों को लेकर के हम कोर्ट में भी गए हैं। ऐसे विभिन्न जगह पर जो महाराष्ट्र में एक अलग-अलग स्थानों पर इस प्रकार से जो प्रयास उनके चल रहे हैं, तो इन प्रयासों को रोकने के दृष्टिकोण से हमारी लीगल टीम हिंदू विधिज्ञ परिषद काफी बड़े परिश्रम कर रही है। अभी हाल ही में जो तुळजा भवानी मंदिर जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता, तो उस मंदिर में करीब-करीब 17 साल तक वहां पर जो 11 साल तक हुंडी जो है भगवान की हुंडी उसका ऑक्शन किया गया, और इस ऑक्शन में सिंडिकेट ऑक्शनिंग इसका किया जाता था, और उस ऑक्शन में कितना पैसा हुंडी में होना चाहिए इसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है। और जब प्रैक्टिकली वहां पर देखा तो जब हमारे ध्यान में आ गया कि इस प्रकार से ये हो रहा है, तो हमने वहां पर जिलाधिकारी को ये पत्र लिखा कि इस प्रकार से ऑक्शनिंग हुंडी का कैसे हो सकता है जब सरकार के पास बेस अमाउंट ही नहीं है और उसका ऑक्शन हो रहा है। तो उसके अंदर जब देखा कि जो कैश आती थी वो जिसने ऑक्शन में हुंडी ली है उसकी होती थी, और जो सिल्वर और गोल्ड आता था वो देवी माता का होता था। लेकिन यदि हम देखते हैं तो 11 साल में उन्होंने दिखाया कि मात्र 18 ग्राम गोल्ड आया है और 6 किलो चांदी आई है। जबकि वहां पर हमने देखा कि जब सरकार को हमने ये कहा और सरकार ने कहा कि 1 महीने के लिए हम हुंडी को अपने पास रखेंगे, तो 1 महीने में मात्र उस हुंडी में 128 ग्राम सोना आया था और 7 किलो चांदी आई थी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में ये करप्शन हो रहा है या हुआ है वहां पर। लेकिन यदि उसके बारे में देखेंगे तो अभी हम
हमने उसके अगेंस्ट पिटीशन दायर किया। पिटीशन डालने के बाद उसके अंदर सीआईडी जांच हो गई। सीआईडी जांच होने के बाद उसका रिपोर्ट आ गया, लेकिन आज भी एक भी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं हुई है। मात्र एक व्यक्ति आज इस स्कैम के अंदर अरेस्ट हुआ है, जबकि 18 लोगों के नाम है इसमें। तो सरकार भी जो है वो बहुत, और अभी तो शॉकिंग ये है, अभी इसी सप्ताह उन्होंने कोर्ट में, सरकार ने अपना प्रतिज्ञा पत्र दे दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, जो वहां पर स्टाफ था उसको करप्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो अच्छाई के हेतु से कर रहे थे, तो सभी को बरी कर दिया जाए। तो हमारे एडवोकेट टीम को बहुत आश्चर्य लगा कि सरकार खुद उनको क्यों सपोर्ट कर रही है। जिन्होंने भगवान का पैसा लिया उनके लिए तो दंड होना चाहिए, जो करप्ट है उसको दंड होना चाहिए। तो यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है और सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, तो ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति ऐसे ध्यान में आती है। तो इस मामले में चाहे वो कांग्रेस सरकार हो और चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो और चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सबका दृष्टिकोण लगभग एक सा ही है। इसमें कोई वो मंदिरों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जो मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने लाऊंगा, कि इसमें तो एक, जब तक कि जनता का आंदोलन नहीं होगा, जैसे कि इसी भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में 54 मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया था, और उसके बाद फिर इतना तीव्र आंदोलन हुआ जनता का और पुरोहितों का और साधु संतों का, कि उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। जी। नहीं तो ये स्थिति आ गई थी कि जनता इनको पूरी तरह से नकार देती। तो इस प्रकार का आंदोलन महाराष्ट्र में क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से खड़ा हो सकता है, और इसके बारे में ही चर्चा करने के लिए 5 और 6 फरवरी को हमने महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र स्तर का टेम्पल कॉन्फ्रेंस रखा है। तो जितने सारे मंदिरों के प्रतिनिधि हैं, मंदिरों के लिए लड़ने वाले अधिवक्ता है, या जो भी इस क्षेत्र के जानकार है, तो सभी को हम 2 दिन एकत्रित करके इसके इन सब परिस्थितियों से अवगत करवाने का प्रयास करेंगे, और इसके बारे में हम कैसे इसको कैंपेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको लोगों के सामने लेकर के जा सकते हैं। तो ये भी इसके द्वारा एक प्रयास रहेगा। जी, रमेश जी, आपके उद्यम और उद्योग के लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। और जयपुर डायलॉग्स की ओर से और मेरी ओर से मैं यह शुभकामना करूंगा कि आपका ये उद्यम और आपका ये जो उद्योग है वो सफल हो, और आप जो है कि जो कार्यक्रम आपने हाथ में लिया है मंदिरों की मुक्ति का और हलाल से भारत की जनता की मुक्ति का, उसमें आप सफल हो। माँ भवानी आपकी सहायता करे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे जय मातरम। हिंद, वंदे मातरम।